नीरजजी गयाल या ठिकाणी, राजीव खांडेकर, कपिल पाटील, प्राध्यापक दिलीप मंडलजी, त्याच्याच बरोबर या ठिकाणी बाजूलाच बसले राजरत्नजी, रेखाताई ठाकूर, आनंद भीमराव, प्रबुद्ध भारताचे असणारे संपादक मंडळ आणि त्याच्याच बरोबर अत्यंत याच्यामध्ये काम केलेले असणारे जयदेवजी डोळे, उपस्थित मित्रो, जे सुचत गेलं ते लिहित गेलो. मी नेहमी म्हणत असतो की आयुष्यातला विचारांचा फंडा हा जर क्लिअर असेल तर मग कुठलाही प्रश्न समजून घ्यायला आणि त्याच्याच बरोबर त्याची सोडवणूक करायला याला वेळ लागत नाही. मी हिंदी मराठी दोन्हीही वापर करेन, कारण का दिलीपजी आणि त्याच्याच बरोबर असतात निरंजन यांना सर मराठी कठीण जाईल असं मला वाटतंय. अगर किसी वक्त आपके प्रिंसिपल्स, आपके फंडास जो है और उसकी क्लैरिटी आपके पास है तो आप उस परिस्थिति को आईने की तरह देख सकते हो. और आईने में जब कुछ दिखाई देता है तो शायद मेरे ख्याल से उसमें जो गलतियां वो भी दिखाई देती है, जो सच्चाई है वो भी दिखाई देती है, जो बदलाव करना है वो भी दिखाई देता है, कुछ वैसे रखना वो भी आपको दिखाई देता है. मैं ये मान के चलता हूं कि जो अध्ययन हुआ मां इस बात की एक जरूरत थी कि हम लोग अपनी लाइफ की प्रिंसिपल जो है वो तय कर लें, जो बुनियादी है वो हम लोग उसको तय कर लें. और बुनियादी बातें जब तय हो जाती है, बुनियादी प्रिंसिपल जब तय हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सोचने का तरीका उसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और उसी से जो है वो आपकी और आपका नजरिया भी चीजों को देखने की, सोचने की एक विचारधारा बना देता है. मैं इसी बात को लेके ये कहूंगा कि हम लोग हमेशा सत्ता की राजनीति करते हैं. लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि सत्ता ये बात की बात है. समाज के अंदर बदलाव आया तो समाज के अंदर बदलाव जो है वो राजनीति में आईने की तरह दिखाई देता है. राजनीति एक आईना है. लेकिन जब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं है तब तक आईने में कोई शक्ल दिखाई नहीं देगी. शक्ल बनानी होती है और जब तक शक्ल नहीं बनती तब तक मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं देता. इतिहास जैसे मंडल जी ने कहा कि बीत चुका है, उससे सिर्फ हम सीख सकते हैं, उसको दोहरा नहीं सकते. अगर दोहराने की बात कही तो हो सकता है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है. और ऐसे वक्त में हम अपना रिलेवेंस जो है
वजूद जो है उसको हम किस तरह से बरकरार रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे। यह हकीकत है, इस बात को भी सही है कि जिन्होंने पब्लिक स्कूल की सीढ़ियों से अपना अध्ययन किया, और एक मुकाम हासिल कर दिया, आज वही वक्त और वही व्यक्ति इस पब्लिक सीढ़ियों को काटने निकला। उसने सीढ़ियां तो काट ली, लेकिन दोबारा उसके सामने हकीकत आ चुकी है। अब जरूरत है कि उसके सामने हकीकत दिखाने की जरूरत है। डिमांड एंड सप्लाई की एक थ्योरी चलती है, कब डिमांड की जरूरत ज्यादा होती है, कभी सप्लाई की जरूरत ज्यादा होती है, तो परिणाम होते रहता है। उसी तरह आज की इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करना, ये हर व्यक्ति किसी की जरूरत हो चुकी है। और जिस बात की मंडल जी ने यहां पे कहा कि ईडब्ल्यू के रिजर्वेशन के माध्यम से दूसरा रिजर्वेशन के ऊपर असर होगा, क्या असर जरूर होगा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो वर्ग इस आरक्षण के मुद्दे को लेके चिंतित है, डरा हुआ है, समाया हुआ है, आज दोबारा उसी वर्ग को परिणाम की शक्ल दिखाना जरूरी है। क्या हो सकता है ये दिखाने की जरूरत है। और फिर ये जो बिगड़ा हुआ माहौल हम लोग को दिखाई देता है, जैसे अभी दिखाई दिया, दंगों की राजनीति करने की कोशिश हुई, देश भर में दंगा होगा ऐसे हर कोई कह रहा था, लेकिन 2 साल के कोविड ने हर किसी की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर करवा दी कि उसमें ध्यान आ गया कि अगर मैं इसमें गिर जाऊंगा तो और मेरी परिस्थिति कमजोर हो जाएगी। और एक तरीके से उसने दंगों की राजनीति से अपने आप को अलग रखा और शांति की ओर एक पहलू उसने आगे बढ़ा दिया। ये एक बदलाव की बात है, इसको हम लोग ने गौर से सोचना चाहिए। और इसी वर्ग को मैं कहता हूं कि हम लोग किस तरह से आगे ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ऑल्टरनेटिव क्या है, थियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव क्या है, सोशल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है। हम लोग बाबा साहब की बात जरूरत करते हैं। मैं 90 का किस्सा बताऊं, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, ये आरक्षण पर असर होगा। तो मैंने कहा असर वैसे भी होना है। और मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो, बोले आरक्षण रहना चाहिए। तो मैंने कहा आरक्षण रहना चाहिए, तो मैंने कहा
इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो? बोले नहीं। फिर मैंने कहा आपका देखने का जो आईना है ये बहुत छोटा है। वी और मी, जिसको कपिल ने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया, मैंने आप मी किस बात करते हो? अगर मैंने कहा आपको आरक्षण रोकना है, बचाना है, तो आपको वी की बात करनी होगी। और वी की बात करने वक्त मैंने कहा आपके पास एक अच्छा बड़ा मौका मिला था, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम लोग डिफॉल्ट कर चुके थे, लेकिन मैंने कहा पब्लिक सेक्टर बड़ा था, इसलिए दुनिया का घावा हम पर हुआ नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से। इकोनॉमी तुम्हारी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग क्यों है उसकी वजह यह है कि आज सरकार के पास प्राइवेट सेक्टर्स के 10 गुना बड़ा पब्लिक सेक्टर है। मैंने कहा इसको ये हाईलाइट करना जरूरी है कि भैया एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कभी भी हो सकता है, और मैंने कहा इसके लिए सरकार ने यही कहना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बचना चाहिए। मैंने कहा पब्लिक सेक्टर बच गया तो आरक्षण बच गया। आप आरक्षण बचाओ तो इस मांग को लेने के बजाय पब्लिक सेक्टर अगर बचता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस देश को हम लोग बचा सकते, ये लाइन हम लोग लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग वी ना बन सके, आ ही बन चुके हैं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं आज के वक्त में, कि धार्मिक शक्तियां जो है वो बढ़ रही है। उसकी वजह वही है। हम लोग सामूहिक तौर से विचार नहीं कर रहे हैं। जो मुझे सिखाने आते, समझाने आते, सजेस्ट करने आते, तो मैं उनसे सुनने के बाद एक सवाल करता हूं, भैया पिछले 5 साल में आपने कुछ किया क्या? बोले नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कैसे नहीं किया? आपने बहुत कुछ किया। तो बोले हमने क्या किया? मैंने कहा आपने अपने बाल बच्चों को, बीवी को अच्छी तरीके से देखा है। हाँ बोले ये तो किया है, लेकिन मैंने कहा उसके बाहर आपने क्या किया? बोले कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी निजी जिंदगी बिता रहे हो, सामूहिक जिंदगी जो है, सोशल जिंदगी जो है, उस सोशल जिंदगी को आपने निग्लेक्ट किया हुआ है। वो जब तक आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है उसको निग्लेक्ट किया है, और इसलिए आप जो है वो आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग जब तक ये वी की जिंदगी के लेकर आगे नहीं बढ़ते, तब तक मैं समझता हूं कि कोई सिस्टम इस देश में बनी रहेगी, ऐसा विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। ये जरूरत है कि बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब के विचारों पर कई लोगों की श्रद्धा बढ़ चुकी है। दोहरा नहीं है, उसमें गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चाहत बढ़ रही है। अपनी पहचान, एक इंडियननेस की पहचान, और इस इंडियननेस की पहचान को जो है वो एक धार्मिक कलर आ चुका है, और वो इसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। दूसरी तरफ जो है ये आइडेंटिफिकेशन की जो बात आ रही है, उस आइडेंटिफिकेशन की भी बात आगे बढ़ चल रही है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही
कि जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जीतेगा वही कि जो अपने विचारधाराओं का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। हर अम्बेडकरवादी ने अपने आप में पूछना चाहिए कि मैं किस बाबा साहब के विचारों का पिछले 5 साल में मैंने प्रचार किया है। जो कोई मानवतावादी है वो मानवतावादी इस सवाल का जवाब दे कि मैंने किस मानवता के एंगल का प्रचार किया हुआ है। उसका जवाब यही आता है कि मैंने प्रचार किया नहीं है। अब आपने अगर प्रचार नहीं किया है तो जिसका प्रचार चल रहा है वो उसी के पीछे लोग जाएंगे, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए सत्ता की राजनीति चलती रहती है, उसमें कोई दो राह नहीं, उसमें कोई गलत है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन विचारों की राजनीति और उस विचारों के राजनीति का प्रतिनिधि आंखों के सामने देखना और दिखाना, ये दोनों जरूरत है। और ये जब तक दिखाई देगा तब तक मैं समझता हूं कि यहां जिस बात को बाबा साहब ने कहा था, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन जो है, उस रेवोल्यूशन को हम लोग चलाते रहेंगे। जिस दिन हमारा रेवोल्यूशन रुक जाएगा उस दिन काउंटर रेवोल्यूशन जो है, बाबा साहब भी कहते थे कि हमेशा जीत जाता है। उसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, उसी चक्कर पर हम लोग खड़े हुए हैं। और इसलिए इस मौके पर मैं आपको आग्रह करूंगा कि दार्शनिक रूप से आपकी विचारधारा और आपके विचारधारा की पार्टी की पहचान और उसकी असलियत वोटों से जब तक नहीं दिखाई देती तब तक आप बच नहीं पाओगे। बचने का वही एक रास्ता डेमोक्रेसी में बचा हुआ है, क्योंकि एक विचारधारा की कितने परसेंटेज इस देश में है वो दिखाई देता है, और वही परसेंटेज जो है वो यहां की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोगों ने जो आदर सत्कार किया, जो एक तरीके का प्रेम दिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूं, आभारी हूं। जय भीम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।